हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इन्हें न शास्त्रों का ज्ञान है, नहीं हिंदू संस्कृति की समझ। हिंदू रीति में विवाह विच्छेद सर्वथा वर्जित है। फिर किस प्रकार का हिंदू कोड बिल लाने की बात कर रहे हैं? यह बिल पूरी तरह से हमारी शास्त्रों का उल्लंघन है, उल्लंघन। मैं चुनौती देता हूं पंडित नेहरू को। अदालत का ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये हमारे मजहब में दखल है। हम शरीयत को मानने वाले हैं, शरीयत को मानते हैं, सिर्फ शरीयत को। और अगर इसको हम पर जबरदस्ती थोपा गया तो पूरे मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, आंदोलन होंगे। ये है भारत, वो भारत जहां कोई सरकार को चुनौती देता है तो कोई अदालतों को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे मुल्क में सबको आजादी है, बोलने की आजादी, सवाल उठाने की आजादी, अपने रीति रिवाजों को मानने की आजादी। कहां से मिली हमें यह आजादी? यहां से। यह है वो पवित्र ग्रंथ, हमारा संविधान, राष्ट्र की अखंडता और हर भारतवासी के सम्मान का दस्तावेज। हमें गरिमा से जीने की आजादी देने वाला देश का यही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और यह उत्सव हर 26 जनवरी को मनाया जाता है। राजपथ पर निकलने वाली ये परेड लोकतंत्र का पर्व है। सत्तर सालों के इस संवैधानिक सफर में बहुत से पड़ाव आए। कई बार लगा कि आजादी के बाद से हमारे देश ने आगे बढ़ने का जो रास्ता चुना था वो उससे भटक गया है। कई बार संविधान ही खतरे में दिखने लगा। शायद आज भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए हमारा संविधान इतना मजबूत है कि न उसके अस्तित्व पर कोई खतरा आएगा, न वो देश पर कोई संकट आने देगा। We, the people of India, यानी हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना के ये पहले 4 शब्द यही पूरे भारत को, देश के हर नागरिक को एक सूत्र में पिरो देते हैं। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जाति का हो, लेकिन जब बात भारत की है तो कोई मैं नहीं होता, सब हम हो जाते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यही मकसद था हमारे संविधान निर्माताओं का। कुछ भी हो जाए, लेकिन राष्ट्र की अखंडता और व्यक्ति की गरिमा कायम रहे। तो आज मैं आपको 70 सालों के इस संवैधानिक सफर की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगी जब लगा कि सत्ता में बैठे लोग देश के संविधान को समझने में चूक गए, या फिर उन्होंने जानते बूझते संविधान की अनदेखी करने की कोशिश की।
इमरजेंसी लगा दी गई है। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और भी कई लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून 1975 की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस ऐलान के साथ आजाद भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक संकट देश के सामने खड़ा हो गया। संविधान के ही आर्टिकल 352 के तहत लगाई गई इंटरनल इमरजेंसी का मतलब था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास असीमित ताकत और नागरिकों की आजादी पर तरह तरह की बंदिशें। इंदिरा गांधी के इस फैसले की सबसे बड़ी वजह थी लोकतंत्र के दो सबसे मजबूत स्तंभों विधायिका और न्यायपालिका का टकराव। संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ हो। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन वो संविधान संशोधन भी अदालत की समीक्षा के दायरे में आएगा। इसके बावजूद 1971 में संविधान में 24वां संशोधन किया गया। 24वें संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 13 में बदलाव किया गया। इस बदलाव के तहत कहा गया कि संसद अगर संविधान में संशोधन करे तो उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायपालिका में सिर्फ संसद में बने कानून की संवैधानिकता की जांच हो सकती है। इंदिरा गांधी सरकार का यह फैसला देश के न्यायिक इतिहास में सबसे चर्चित केशवानंद भारती केस की बुनियाद बना। केरल के एक मठ के महंत स्वामी केशवानंद भारती मठ की जमीन पर राज्य सरकार के नियंत्रण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। केशवानंद भारती ने अनुच्छेद 26 के तहत अपनी धार्मिक संपदा के प्रबंधन का अधिकार मांगा। देश की शीर्ष अदालत ने पाया कि इस मामले में कई संवैधानिक प्रश्न जुड़े हुए हैं। लोगों के मौलिक अधिकारों को बाधित करने वाले संविधान संशोधन हो या फिर संसद और विधानसभा की कानून बनाने की शक्तियां, इस सब की समीक्षा जरूरी है। लिहाजा केशवानंद केस के लिए देश के न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच बनी। 13 जजों की बेंच ने 1972 से 73 के बीच 5 महीने तक कुल 68 दिन मामले की सुनवाई की और 24 अप्रैल 1973 को 7 बनाम 6 के बहुमत से फैसला सुनाया। फैसला ये कि संसद के पास संविधान में बदलाव के असीमित अधिकार नहीं हैं और वो संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। बहुत अहम जजमेंट है जिसने ये तय कर दिया कि आपके पास 2/3 बहुमत भी हो संसद में, लेकिन आप संविधान का मूल आधार नहीं बदल सकते। अगर ऐसा ना होता तो कुछ भी हो सकता था। एक हवा के साथ, जब हवा का रुख बदलता है तो हवा के साथ हमारा संविधान भी उड़ जाता। और आज जो हमको संविधान पर बड़े गर्व के साथ ये कहने का हमको अवसर है कि हम बहुमत में हो या अल्पमत में हो, संविधान हमारी सुरक्षा करेगा और हमको सामान्य अवसर देता रहेगा। मैं मानता हूं कि केशवानंद भारती का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये फैसला इंदिरा गांधी सरकार के गले नहीं उतरा। उन्हें अपनी सत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की लगाम पसंद नहीं आई। वो चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट भी वही करे जो वो चाहती है। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत के लिए किसी भी व्यक्ति या सरकार से बड़ा होता है देश का संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से उसी संविधान की रक्षा की। तो फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया?
केशवानंद भारती केस में फैसला सुनाने के अगले दिन चीफ जस्टिस SM सीकरी रिटायर हो गए। परंपरा के मुताबिक उनके बाद आने वाले जस्टिस JM शेलत को भारत का चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, लेकिन वो और उनके बाद वरिष्ठता में आने वाले 2 और जज सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले 7 जजों में शामिल थे। लिहाजा इंदिरा गांधी ने उन 3 जजों को नजरअंदाज करते हुए वरिष्ठता क्रम में चौथे नंबर के जज AN राय को चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया। गलत था और नहीं होना चाहिए था। उस वक्त एक माहौल होता था, एक सोच थी जिसके अंतर्गत ये हुआ और उसको अपवाद मानना चाहिए, गलत मानना चाहिए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये जो अधिकार है जजों की नियुक्ति का वो करीब करीब अपने हाथ में ले लिया। और जो जब सरकार ने कोशिश करी है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कानून के द्वारा कि भाई फिर से वो अधिकार कुछ हद तक सरकार के हाथ में आ जाए, उसको भी उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताकर रद्द कर दिया। जस्टिस AN राय ने केशवानंद केस में बहुमत के फैसले से अलग राय देते हुए संविधान में संशोधन के संसद के अधिकार को सर्वोच्च बताया था। उसे न्यायिक समीक्षा से अलग माना था। इससे पहले भी वो सरकार के पक्ष में कई फैसले दे चुके थे, इसीलिए चीफ जस्टिस के लिए वो इंदिरा गांधी की पसंद बने। सीधी बात यह है कि भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति अगर पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों में होगी, जैसा कि अभी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी सर्वोच्च न्यायिक संस्था सरकार के हाथों की कठपुतली होगी। जयप्रकाश नारायण ने सांसदों को लिखी एक चिट्ठी के जरिए खुले तौर पर इंदिरा गांधी के फैसले को गलत बताया। अगले कुछ महीनों में जयप्रकाश नारायण देश भर में सरकार के खिलाफ बढ़ रहे विरोध का केंद्र बन गए। गुजरात और बिहार का छात्र आंदोलन JP आंदोलन की नींव बना। एक तरफ ये आंदोलन और दूसरी तरफ जुडिशरी से इंदिरा का टकराव जारी था। ओह नो! मैडम, दे हैव अनसीटेड यू। 6 साल के लिए आपके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये मामला था 1971 में रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के चुनाव का। इंदिरा गांधी पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोप को सही मानते हुए इंदिरा के चुनाव को अवैध करार दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां भी फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ आया। तारीख थी 24 जून 1975 और इसी के ठीक अगले दिन देश पर इमरजेंसी थोप दी गई। जो हमारे प्रजातांत्रिक जो वैल्यूज हैं, जो मूल हैं, वो हमने अपहोल्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किए हैं। उसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक तो करने का हक है और उसको एक दूसरा हक है कि वो कोर्ट में जा सके, अपने किसी भी उसके हक का अगर उल्लंघन हुआ है उसके लिए अपनी प्रतीक्षा कर सके। लेकिन ये सब राइट्स डिनाई किए गए थे और आज की तारीख में तो आपको पता है जो पीछे जजमेंट आई उसमें ये होल्ड किया गया, द ब्लैकेस्ट डे ऑफ हिस्ट्री इज द इमरजेंसी। इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही सरकार ने तमाम अधिकार अपने पास सीमित कर लिए। इंदिरा गांधी ने संविधान में 31वां संशोधन किया। 31वें संशोधन के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर के पद पर हुए चुनाव को न्यायपालिका में चुनौती देने की व्यवस्था खत्म कर दी गई। इमरजेंसी के दौरान ही संविधान में 42वां संशोधन किया गया। 1976 में किए गए 42वें संशोधन में ही संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। लेकिन इस संशोधन में कुछ ऐसा भी था जो संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता था। सरकार ने यह व्यवस्था कर दी कि संसद नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान में ऐसे बदलाव कर सकती है जिनसे मौलिक अधिकार प्रभावित हो। मतलब संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती की ताकत दे दी गई।
इमरजेंसी के दौरान सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जिसे सरकार अपने खिलाफ मानती थी। उन्हें महीनों तक जेल में रखा जाता था। इन्हीं गिरफ्तारियों के खिलाफ देश की अदालतों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं डाली गईं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया तो 1976 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कानून की किताबों में इसे एडीएम जबलपुर केस के नाम से जाना गया। जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने चुन चुन कर बेंच बनाई उन लोगों जजों की जिन्हें किसी न किसी समय चीफ जस्टिस के लिए प्रमोट होना था। तो इसलिए एसडीएम जबलपुर केस के अंदर ये फैसला आया कि इमरजेंसी में न्यायपालिका कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड कर। अगर जजेस, बाकी जजेस अपने स्वार्थ के कारण नहीं झुकते और ये कह देते कि भैया हमें चीफ जस्टिसशिप नहीं चाहिए, हम इस देश की आत्मा को स्वतंत्र रखेंगे और अपना हम गरिमा बनाए रखेंगे, तो कार्यपालिका की ये मजाल नहीं थी कि वो ऐसा कर सकती है। एडीएम जबलपुर केस में फैसला देने वाले 5 जजों में से एक एचआर खन्ना ने बहुमत से अलग फैसला दिया था। उन्होंने नागरिकों की स्वतंत्रता को सर्वोच्च माना और इसका खामियाजा ये हुआ कि चीफ जस्टिस एएन राय के बाद सबसे वरिष्ठ जज होने के बावजूद भी वो उनके बाद चीफ जस्टिस नहीं बनाए गए। लेकिन जहां तक फैसलों की बात है तो इमरजेंसी के बाद के दौर में अदालतों ने उस वक्त के सारे गलत फैसलों को पलट दिया, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बहाल किया। लेकिन न्यायपालिका और विधायिका की लड़ाई उसके बाद भी अलग अलग तरह से सामने आती रही। मुझे अपने और बच्चों को पालने के लिए पूरा हक चाहिए। शाहबानो, मेहर की रकम हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं, अब और कौन सा हक चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूं। तलाक, तलाक, तलाक। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली शाहबानो को उसके पति ने एक झटके में तलाक दे दिया। 5 बच्चों की मां शाहबानो ने इसके खिलाफ अदालती लड़ाई शुरू की। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शाहबानो ने गुजारा भत्ता मांगा। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 1985 में देश में राजीव गांधी की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया और कहा कि सीआरपीसी 125 का प्रावधान मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है, यानी शाहबानो को हिंदू महिलाओं की तरह ही अपने पति से मासिक गुजारा पाने का हक है। कानून और मानवीय आधार पर शाहबानो 500 रुपया हर महीना गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। ये बेंच शाहबानो को मोहम्मद अहमद खान द्वारा गुजारा भत्ता देने का आदेश देती है। खुद को मुस्लिम धर्म का ठेकेदार कहने वाले कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। अदालत का ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये हमारे मजहब में दखल है। हम शरीयत को मानने वाले हैं, शरीयत को मानते हैं, सिर्फ शरीयत को। और अगर इसको हम पर जबरदस्ती थोपा गया तो पूरे मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, आंदोलन होंगे। एक मुस्लिम महिला के हक में आए फैसले को मुस्लिम उलेमाओं ने मजहबी रंग दे दिया। राजीव गांधी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे 50 के दशक में जब हिंदू कोड बिल बनाया जा रहा था, तब देश भर में नेहरू सरकार को चुनौती दी जा रही थी। ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इन्हें न शास्त्रों का ज्ञान है, नहीं हिंदू संस्कृति की समझ। हिंदू रीति में विवाह विच्छेद सर्वथा वर्जित है। फिर किस प्रकार का हिंदू कोड बिल लाने की बात कर रहे हैं? यह बिल पूरी तरह से हमारी शास्त्रों का उल्लंघन है, उल्लंघन। मैं चुनौती देता हूं पंडित नेहरू को। नेहरू हुकूमत को छोड़ दो, नेहरू हुकूमत को छोड़ दो, नेहरू हुकूमत को छोड़ दो।
धर्म जब भी राजनीति पे हावी हुआ, संविधान से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ। संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर नागरिकों से भेदभाव की मनाही करता है, सबको बराबरी का हक देने की बात करता है। यह बात महिलाओं के हक पर भी लागू होती है। लेकिन राजीव गांधी सरकार धर्म के आगे संविधान को भूल गई। मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बहुमत की ताकत से पलट दिया गया। राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर कर दिया। शाहबानो हार गई, मुस्लिम कट्टरपंथी जीत गए। उस समय संसद में बहुमत था, 400 से ज्यादा सदस्य थे कांग्रेस के, और कांग्रेस को ये लगा कि ये फैसला मुस्लिमों के विरोध में, मुस्लिम जो है जनसंख्या इससे हमसे नाराज हो जाने की वो हो जाएगी और हमारा वोट बैंक चला जाएगा। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय था इस देश के अंदर, जहां हमने अपने समानता के अधिकार को, संसद ने समानता के अधिकार को कुचल दिया। मेरा निजी मानना है कि उस वक्त ये आवश्यक भी नहीं था, उपयुक्त भी नहीं था कि कानून पास किया जाए जिससे शाहबानो का निर्णय रिवर्स किया जाए। हालांकि मुस्लिम महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई फिर भी नहीं छोड़ी। अदालतों में लगातार 3 तलाक के खिलाफ याचिकाएं आती रहीं, जिसका नतीजा था 2017 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक बोलने की परंपरा को संविधान के खिलाफ बताया। संसद को इसके लिए कानून बनाने का निर्देश दिया, जिसके बाद जुलाई 2019 में मोदी सरकार ने द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बनाकर 3 तलाक को अपराध का दर्जा दे दिया। समानता के इसी मौलिक अधिकार की रक्षा तब भी की गई जब केरल के सबरीमाला मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बरसों से चली आ रही धार्मिक मान्यता और परंपरा की वजह से सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं के जाने पर रोक थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को खत्म करते हुए हर उम्र की महिला को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी। हालांकि इसके बाद दायर पुनर्विचार याचिकाओं की वजह से यह मामला एक बार फिर संविधान की कसौटी पर कसा जाएगा। 9 जजों की बेंच ये देखेगी कि धर्म के जरूरी नियमों और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के टकराव में किस हद तक दखल दिया जा सकता है। जब कोर्ट का फैसला आया था तो उस कोर्ट के फैसले में एक महिला जज ने ये कहा था कि जो भी परंपराएं हैं, जो भी धार्मिक परंपराएं हैं, उनका सम्मान तो हमें करना होगा। हम कौन होते हैं ये कहने के लिए कि तुम्हारे धर्म की परंपरा गलत है। दो अलग अलग रास्ते हैं, उनमें एक रास्ता दूसरे रास्ते से बेहतर है, क्या कोर्ट को कहने का अधिकार है? या फिर जो भी उस धर्म से या उस समाज से संबंधित लोग हैं, उनको ये निर्णय लेने का अधिकार है। तो कोर्ट ने कहा इस पर हम गौर कर लेते हैं। मेरा यह मानना है कि महिलाओं को एक्सेस की दृष्टि से जो भी जरूरी हो वो होना चाहिए। उसके बाद वो खुद ही ना एक्सरसाइज करें तो उनको कंपेल भी ना करें कि आप ये नहीं करना चाहते लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपकी समानता है। ये भी हमारा संविधान नहीं कहता। हमने शुरू में ही बताया कि राष्ट्र की अखंडता और व्यक्ति की गरिमा पर हमारे संविधान में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं की गई और उनमें से ही एक व्यवस्था थी आरक्षण। समाज के कमजोर तबकों को ऊपर उठाने और बराबरी का हक देने की व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में लिखा है कि सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के विकास के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। यही विशेष व्यवस्था आरक्षण का आधार बनी।
इसके तहत सबसे पहले अनुसूचित जातियों को 15% और अनुसूचित जनजातियों को 7.5% आरक्षण दिया गया। इसके बाद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की मांग ने जोर पकड़ लिया। 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ। बीपी मंडल की अध्यक्षता में बने 6 सदस्यीय आयोग को यह जिम्मा सौंपा गया कि वह समाज में पिछड़े वर्गों की पहचान करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का खाका तैयार करें। आयोग ने पिछड़ी जातियों की सामाजिक स्थिति की समीक्षा करके उनके लिए आरक्षण की सिफारिश की। करीब 10 साल बाद वीपी सिंह सरकार ने 1990 में इसे लागू कर दिया। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने का निर्णय किया है। वीपी सिंह सरकार का यह फैसला देश के सामाजिक ढांचे के साथ साथ राजनीति पर भी असर डालने वाला था। देश भर में इसके खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू हो गया। सामान्य श्रेणी के छात्र सड़कों पर उतर आए क्योंकि उनके लिए अब सरकारी नौकरियों में सिर्फ आधी सीटें ही बची थीं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 1992 में इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी। साथ ही ये भी कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता और क्रीमी लेयर में आने वालों को आरक्षण से बाहर रखा जाए। 2007 में यूपीए की सरकार ने उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण का फैसला किया। अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सहायता लेने वाले शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया। अब मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण का कानून बनाया। सामान्य वर्ग के गरीब को आरक्षण देने के लिए सरकार ने संविधान में संशोधन किया। अनुच्छेद 15(4) में बदलाव करके आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाया गया। इसे लेकर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में है। चूंकि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात लिखी है, इसीलिए आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या आरक्षण अपने मकसद में कामयाब हो पाया है या ये सिर्फ राजनीति का एक जरिया बनकर रह गया है। अगर चीफ जस्टिस शेड्यूल कास्ट से है तो चीफ जस्टिस का बेटा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, चीफ जस्टिस ऑफ किसी हाई कोर्ट का बेटे को भी वही रिजर्वेशन मिलती है जो एक आम आदमी को, जो पढ़ने, जिसके पास पढ़ने लिखने के साधन नहीं है, उसे मिलती है। क्या रिजर्वेशन इसलिए बनी थी कि जो लोग समर्थ हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और हर तरह से, उनको भी रिजर्वेशन दी जाए। ओनली क्वेश्चन इज कि जो आरक्षण है उसका एक मकसद था एक टाइम फ्रेम के लिए होना, तो रिजर्वेशन एक टूल होता है, बट रिजर्वेशन का एक अपना रनिंग आउट टाइम भी होता है। तो पूरी तरह से उस विषय को शायद अभी नहीं हो पाया है, लेकिन अल्टीमेटली काफ़ी मुद्दों पर एक समानता की दृष्टि से एक सब वर्गों को समानता लाने के लिए रिजर्वेशन एक बहुत अच्छा अपना दायरा जो है अदा कर चुका है। 1990 जब वीपी सिंह मंडल लाए तो बीजेपी ने उसका जवाब कमंडल से दिया। बीजेपी को लगा कि आरक्षण की आंधी में हिंदू वोट बैंक बिखर न जाए, इसीलिए राम के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश शुरू हुई। अयोध्या आंदोलन ने जोर पकड़ा, विवादित ढांचा ढहा दिया गया और इसके साथ ही वो कानूनी लड़ाई एक बार फिर जिंदा हो गई जो अयोध्या को लेकर लंबे समय तक चल रही थी। 40 दिनों की सुनवाई के बाद नवंबर 2019 में 5 जजों की बेंच ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की कई तरह से व्याख्या हुई, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो उसमें राष्ट्रीय एकता का भाव अंतर्निहित था। विवादित जगह पर हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत मानते हुए कोर्ट ने वो जमीन रामलला विराजमान को जरूर दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिम पक्ष के साथ गलत हुआ है। जिस तरह 1949 में वहां मूर्ति रखी गई और जैसे 1992 में ढांचे को गिराया गया, उस गलत को सही करना जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन देने की बात कही। राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम रखना न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि देश की संसद की भी प्राथमिकता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना। लंबे समय तक अनुच्छेद 370 के नाम पर कश्मीर के लोगों को डरा कर रखा गया। उन्हें यह समझाया गया कि 370 ही उनकी सुरक्षा का कवच है और यह सब एक सोचे समझे राजनीतिक एजेंडे के तहत किया गया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो भारत का हिस्सा बना, उन्हीं को देखते हुए संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ विदेश, रक्षा, संचार और केंद्रीय सूची में आने वाले कुछ अन्य मामलों में ही कानून बना सकती थी। बाकी मामलों में संसद में बने कानून राज्य पर तब तक लागू नहीं होते थे जब तक राज्य विधानसभा उन्हें मंजूरी न दे दे। इसी विशेष व्यवस्था के तहत 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के जरिए अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को अधिकार देता था कि वो राज्य के स्थायी नागरिकों की पहचान करके उन्हें विशेष अधिकार दे। अनुच्छेद 35A के कारण ही अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला किसी दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करती थी तो वो संपत्ति में हक जैसे अपने अधिकार को खो देती थी। उसके बच्चों को भी स्थायी निवासी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। यानी एक तरह से ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के निवासियों को दूसरे नागरिकों से अलग करता था। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने इस भेद को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों को देश के बाकी हिस्सों की तरह बराबरी का हक दे दिया, यानी समानता के मौलिक अधिकार को कायम कर दिया। हालांकि फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाए। मेन मुद्दा है कि हर सिटीजन को जो भारतवर्ष में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे तमिलनाडु में है, चाहे केरला में है, चाहे दिल्ली में है, उसको समान हक है। बेनिफिट्स की दृष्टि से पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, प्रोक्योरमेंट कह लीजिए या बेनिफिशियरी स्कीम्स दे दीजिए, वो भी आप कश्मीर में नहीं अवेल कर सकते। तो इसलिए अखंडता और एकता का ये सबसे बड़ा हमारा एग्जाम्पल है। 370 हटाने में अगर लक्ष्य पूरा हो जाए कि हम उन लोगों का विश्वास जीत सकें, आखिर प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा है ना कि हम सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, तो विश्वास तो जीतना होगा ना। तो कश्मीरियों का भी विश्वास, कश्मीरियों को अलग तो नहीं किया जा सकता, तो कश्मीरियों का भी विश्वास जीतना है। 370 हटा के विश्वास जीत लेते हैं तो बहुत अच्छा है। संविधान के 70 साल के इस सफर को सुनकर ये सवाल उठ सकता है कि आखिर क्यों बार बार संसद और सुप्रीम कोर्ट में टकराव की नौबत आती है। क्या भारत के संविधान को नए सिरे से बनाए जाने की जरूरत है? इस पर एबीपी न्यूज की कोई राय नहीं है, लेकिन संविधान को जानने और समझने वाले क्या कहते हैं, ये जरूर सुनिए। संविधान को नए सिरे से नहीं लिखने की जरूरत है, संविधान को नए सिरे से समझने की जरूरत है, फिर से पढ़ने की जरूरत है। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए संविधान को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसकी नई नई वो करते हैं। संविधान का ईमानदारी से पालन करना जरूरी। कोई मूल रूप से हमारा संविधान नहीं बदलना चाहिए,
लेकिन साथ साथ जो हमको हमारे दिनचर्याओं में जो हमें तकलीफें आई हैं संविधान को ऑपरेट करने में, उनका संशोधन आप कर सकते हैं। पुनः विचार करना संविधान पे बिल्कुल गलत होगा। पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जो एक ग्रेटेस्ट हॉलमार्क भारतवर्ष का है कि हमने जहां ज़रूरत समझी है, जहां हमारे देशवासियों ने समझी है ज़रूरत, पार्लियामेंट ने उस मुद्दे को आगे ले जाते हुए उन विषयों को एड्रेस किया है। और जहां पार्लियामेंट एड्रेस करती है उसके ऊपर कोर्ट भी अपनी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म देखकर ये डिसाइड करती है कि ये सही है गलत है। तो इसलिए हर तरीके से हमने जो अपने चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम को आगे करा हुआ है, कामयाब है। कहीं है खामियां, एक आध जगह तो होती है। बहुत सारे और विश्व के देशों ने इस संविधान से बहुत कुछ माना है, सीखा है, समझा है। इसलिए इस संविधान को हम लोग और मजबूती के साथ थामे रहे और इसकी सेवा में जुटे रहे। जिस संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया गया होगा, उस पर कितनी मेहनत की गई होगी, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। वैसे साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में इस आयोग को बनाया गया और उसने करीब 2 साल तक गहराई से अध्ययन के बाद 2002 में 1979 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। उसमें मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाने, मौलिक कर्तव्यों का पालन करवाने, केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव समेत कई मामलों पर बदलाव की सिफारिश की गई। हालांकि अब तक उन पर अमल नहीं किया गया है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।